गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। आई एम जतिन वर्मा। सो गाइज एनालिसिस करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स का फ्रॉम द हिंदू डेटेड 7th of December 2019। तो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे या आर्टिकल्स होंगे इंडियन एक्सप्रेस के या पीआईबी के, उनको भी इंकॉर्पोरेट करेंगे। 4 accused in दिशाज मर्डर किल्ड नियर हैदराबाद। तो ये जो एनकाउंटर है इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं कि वेदर इट वाज अ जेन्युइन एनकाउंटर और अ फेक एनकाउंटर। Taken to the scene for reconstruction of the crime, they attacked the police and tried to escape। और इसके बाद इसी से जुड़ा एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, when can police shoot to kill a criminal? Police have said that they have killed 4 accused in the rape murder case because they attacked the police। तो ये सब चीजें इसको, और एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है एनकाउंटर किलिंग्स पे। फिर बात करेंगे ऑटो पार्ट यूनिट्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, वेदर इट इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्राइसिस, क्या गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से ये क्राइसिस हो रहा है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टिंग एंटी वेनम थेरेपी फॉर स्नेक बाइट इनएफिशिएंट, आईआईएससी की एक स्टडी का ये कहना है। नाउ क्विकली कमिंग टू दिस, 4 फ्रेश रिव्यू प्लीज फाइल्ड इन अयोध्या केस। तो लाइकवाइज ये बाकी के न्यूज आर्टिकल्स, एफडीआई नॉर्म्स, इकोनॉमी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे से स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस। बट पहले एक नजर डालते हैं एडिटोरियल्स पे। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, हिंदू का ये जो एडिटोरियल है, ये आर्टिकल ये कहता है दैट जस्टिस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी इज नॉट जस्ट अबाउट रेट्रीब्यूशन बट ऑल्सो अबाउट डेटरेंस, एंड इन लेस सीरियस क्राइम्स जस्टिस इज ऑल्सो अबाउट रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। कि अगर हमें सही मायने में इंसाफ करना है तो इसमें हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख लेने से कोई जस्टिस, इसे प्रॉपर सेंस में हम नहीं कह सकते। सिविलाइज्ड सोसाइटी के वे से यदि हम देखें तो जस्टिस का मतलब ये है रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की जगह रिफॉर्मेटिव जस्टिस लाने की जरूरत है। रिफॉर्मेटिव जस्टिस मींस कि वी शुड रिफॉर्म दी क्रिमिनल। डेटरेंस होना चाहिए। डेटरेंस क्या, डेथ पेनल्टी का डेटरेंस है। इसमें यह भी अगर हम स्टडी करें कि डेथ पेनल्टी की वजह से क्या हीनस क्राइम्स, रेप एटसेट्रा कम हो रहे हैं, नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है, बेटर लैक ऑफ बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज एटसेट्रा, ये सब चीजों की जरूरत है। इसी से जुड़ा एक एडिटोरियल यही बात करता है। यहां पे मील्स दैट कैन एजुकेट द यंग, ये एडिटोरियल ये बात करता है बॉटम लाइन फ्रॉम द मिड डे मील स्कीम इज दैट मिड डे मील स्कीम इज परसीव्ड एज अ चैरिटी, यानी कि दान पुण्य उसको माना जाता है कि सरकार जो है एक दान कर रही है, नॉट अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद द ग्रोइंग शिफ्ट ऑफ बेटर ऑफ पेरेंट्स टू प्राइवेट स्कूल्स, जिन पेरेंट्स की इनकम थोड़ी अच्छी होती है, बेटर ऑफ फैमिलीज, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलाते हैं, राइट। प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स आर व्यूड एज प्लेसेस फॉर द पुअर एंड दिस मेंटालिटी परसेप्शन नीड्स टू चेंज। तो ये दोनों आर्टिकल्स में एक इंटरलिंकिंग है, हिडन है इवन दो, कि अगर हम क्राइम को कम करना चाहते हैं, डेटरेंस या डेटरेंट वैल्यू ऑफ डेथ पेनल्टी को अगर हम स्टडी करें तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कम हैं, राइट। और रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ कुछ जेल्स में ऐसा किया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में प्रिजनर्स को एजुकेट करने की या कुछ वोकेशनल स्किल देने की बात करी जाती है, यानी कि किसी को कारपेंट्री सिखाना, किसी बारबेरिक क्रिमिनल को बार्बर या फिर कॉबलर की ट्रेनिंग देना, ये सब चीजें करी जा रही हैं। बट वो दीज आर एग्जाम्पल्स विच आर फार एंड फ्यू इन बिटवीन, दीज थिंग्स आर देयर। सीकिंग ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन इन छत्तीसगढ़, in brief the article says that though the Indian government claims it is slowly but surely winning the war against Maoist guerrillas, but Indian government has dismissed the widespread accusations of human right violations as propaganda by Maoist supporters. Likewise, ये article है not so important. We have been reading a lot about internet shutdown in Jammu and Kashmir. हमें एसेंस इसका पता है, यूपीएससी के पर्पस के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। Now coming here, audit for FDI norms must for e-commerce firms. The government has issued new rules which make it compulsory for e-commerce companies like Amazon with foreign investors to submit an audit report every year, and that audit report should show that they have been in compliance with FDI rules for the sector. According to a notification amending the Foreign Exchange Management Act 1999 dated December 5, e-commerce companies have to obtain a statutory audit report, SAR, statutory audit report,
by the end of September each year for preceding financial year. इसके पीछे रीजन क्या है, एक स्लाइड के वजह से समझते हैं. ई कॉमर्स फर्म्स Amazon एटसेट्रा हैं क्या, मार्केट प्लेस हैं. Amazon is just like another shopping mall, but this is an e-marketplace. We are following an e-marketplace norm in India. आप अगर एक सेलर हो, अगर कोई सेलर है सैमसंग के मोबाइल्स का, जैसे आपने देखा होगा Amazon पे एक बहुत बड़ा सेलर है क्लाउड टेल. क्लाउड टेल इज द लार्जेस्ट सेलर ऑन Amazon. Amazon, as per the FDI norms in India, is not allowed to sell its own products or stock the products by purchasing Samsung mobile phones. Amazon अपना गोडाउन इंडिया में नहीं बना सकता, ना ही कोई ऐसी कंपनी बना सकता है जो कि गुड्स बल्क में परचेज करके यहाँ पे स्टोर करे. अब Amazon क्या कर रहा है, Amazon और जो हमारे नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के CEO, Amazon और उनके कंपनी के बीच में एक पार्टनरशिप है नारायण मूर्ति के बीच में. ये कंपनी क्लाउड टेल Amazon पे सबसे बड़ा सेलर है. ये क्या कर रहे हैं, Amazon इज लीगली प्रोहिबिटेड टू स्टॉक गुड्स. कैश एंड कैरी मॉडल है, यानी कि कोई और सेलर है, अगर मान लो कि जेवी एंटरप्राइजेज है तो जेवी एंटरप्राइजेज अपनी बुक्स या मैगजीन्स यहाँ पे बेच सकता है, राइट. तो मैगजीन वैसे आप Amazon पे पा सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन, बट Amazon खुद जेवी एंटरप्राइजेज से ये 10,000 मैगजीन्स परचेज करके नहीं बेच सकता. उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो बुक सेलर्स हैं वो घाटे में हो जाएंगे, क्योंकि Amazon का जो एनुअल टर्नओवर है, जो एनुअल सेल है, वो इतनी ज़्यादा है कि इंडिया का एक साल का जीडीपी कम पड़ जाएगा. अगर Amazon अपना पैसा पूरा यहाँ पे लगा देगा तो हमारे यहाँ पे जो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे. इसीलिए दीज कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम हैविंग दी स्टॉक होल्डिंग मॉडल. स्टॉक ये ना सैमसंग के मोबाइल कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं. इसलिए Amazon ने क्या किया है, हाइव ऑफ कर दिया. हाइविंग ऑफ मतलब Amazon डायरेक्टली Amazon वेयर हाउसेज नहीं बना रहा, लेकिन Amazon ने क्लाउड टेल कंपनी बना दी जिसमें 51% पार्टनरशिप है इंडियन सिटीजन या इंडियन रेजिडेंट जो हमने बात करी नारायण मूर्ति की, राइट. नारायण मूर्ति की कंपनी की पार्टनरशिप है. अब नारायण मूर्ति की कंपनी की अगर इसमें पार्टनरशिप है तो नारायण मूर्ति की कंपनी Amazon के साथ में मिलके Amazon के थ्रू गुड्स बेचती है कस्टमर्स को. अब अगर जेवी लिमिटेड कुछ मोबाइल बेचना चाहे तो जेवी लिमिटेड को मोबाइल पड़ेगा 11,000 रुपये का, क्योंकि मैं सिर्फ 100 ही मोबाइल खरीद पाऊंगा एक टाइम पे बेचने के लिए, या 1000 खरीद लूंगा ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन अगर Amazon स्टॉक मॉडल में आएगा तो Amazon क्या करेगा, 10,000 मोबाइल फ़ोन एक साथ खरीदेगा तो Amazon के लिए कॉस्ट हो जाएगी 9800 रुपीज़. तो अगर Amazon पे दो सेलर्स हैं, एक जेवी लिमिटेड और दूसरा क्लाउड टेल लिमिटेड, जो कि 9800 रुपीज़ में बेच रहा है, जेवी 11,000 में बेच रहा है, तो आप किससे खरीदोगे, आप 9800 वाले से खरीदोगे. इसीलिए Amazon को ये प्रोहिबिटेड है. इसीलिए Amazon और बाकी की ई कॉमर्स कंपनीज को ये कहा गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ई कॉमर्स कंपनीज हैव टू ऑब्टेन दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ सितंबर ईच ईयर फॉर कंप्लायंस विद दीज FDI रूल्स, जो कि ये कंपनीज इसे वॉयलेट कर रही हैं, राइट. इसी से जुड़ी एक और चीज हम समझेंगे यहाँ पे. एक और चीज क्या है, Amazon और जो बाकी की कंपनीज हैं, दे आर इनटू मोनोसोनी. दे आर नॉट क्रिएटिंग अ मोनोपली, दे आर क्रिएटिंग अ मोनोसोनी, MONOPSONY. दिस मीन्स दैट Amazon इज कंट्रोलिंग द सेलर एज वेल एज द बायर. बायर भी आप ही इनके पास जाओगे, क्योंकि आप ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर पे नहीं जाओगे. बायर और सेलर को कंट्रोल करती है जो कंपनी, उसको हम बोलते हैं मोनोसोनिक प्रैक्टिस, मोनोसोनी. जब कंपनी मोनोसोनी पोजीशन ऑब्टेन कर लेती है मार्केट में, जैसा कि उबर ने किया, ओला ने किया, उन्होंने क्या किया, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ ऐसा करती हैं. पहले आपको कैब बुक करनी थी तो आप अपनी सिटी के टैक्सी स्टैंड पे जाते थे, ब्लैक एंड येलो कैब्स आपको वहां से मिल जाती थी. कैब वालों को बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दिए गए टैक्सी ड्राइवर्स को कि अगर आप 10 राइड्स पूरी करते हो तो आपको 2500 रुपीज़ मिल जाएंगे. भले ही वो 10 राइड्स आप अपने घर से चक्कर काट के अपनी वाइफ को बोलोगे बीइंग अ ड्राइवर कि 10 बार कैब बुक कर देना डिफरेंट मोबाइल नंबर से, ड्राइवर को 2500 मिल गए. कस्टमर को इधर से फ्री में कूपन्स दिए गए, उबर 50, राइड 50, 150 जो भी है, वो फ्री राइड्स देके कस्टमर सारा आ गया उबर पे. और
जो सेलर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो भी आ गए उबर पे। तो टैक्सी स्टैंड्स खत्म। अब अगर टैक्सी स्टैंड्स खत्म हो गए, आप कोई अगर किसी को टैक्सी चाहिए तो वो टैक्सी स्टैंड पे जाएगा, लेकिन टैक्सी ड्राइवर वहां पे नहीं है, वो ये बोलेगा कि उबर से बुक कर सकते हो। जब मार्केट फिनिश हो गया, उसके बाद क्या हुआ, जो फ्री में उबर 50 कूपन्स मिलते थे उनका दाम हो गया 300 रुपीज। वही सेम राइड जो आप 70 रुपीज में कूपन कोड लगा के पाते थे, उसका प्राइस हो गया 300 रुपीज। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक मोनोसोनिक कंपनी के शिकार हो, जो सेलर्स और बायर्स दोनों को कंट्रोल कर लेती है। क्योंकि अगर ये कंपनीज 1-2 साल के लिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना लॉस भी झेल लेती हैं, उसके बाद जब इन्हें प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट इतना होगा कि 3 गुना ज्यादा। पहले एक आम टैक्सी 100 रुपये, ऑटो रिक्शा 70 रुपये में मिल जाता था, लेकिन अब वही रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला 150 रुपये आपसे मांगेगा। क्लियर? सो दिस इज देयर। Department of Industrial Policy and Promotion last December issued a clarification to the existing rules pertaining to FDI in e-commerce companies. One of the main provisions clarified was that vendors that have any stake, जैसे कि Amazon, if it has got any stake owned by an e-commerce company, अगर जैसे CloudTail में Amazon का stake है, तो CloudTail cannot sell its product on that e-commerce company। यानी कि CloudTail में Amazon की 49% हिस्सेदारी है, तो CloudTail Amazon पे प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, बट हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, CloudTail इज द सिस्टर कंसर्न ऑफ Amazon, राइट? इसीलिए ऑडिट करना जरूरी था। एक और प्रोविजन है that any vendor who buys 25% or more of its inventory or stock from an e-commerce company will be considered to be controlled by that company and thereby barred from selling on its portal। यानी कि अगर CloudTail या कोई और कंपनी Amazon पे 25%, Amazon अपना 25% जो सेल कर रही है, वो अगर सिर्फ CloudTail से खरीदती है, तो CloudTail को Amazon की ही कंपनी माना जाएगा, और CloudTail पे ये मनाही लग जाएगी कि CloudTail cannot sell its products on the website owned by its own sister concern। गवर्नमेंट को चूना नहीं लगा सकते। You cannot create separate companies in order to hide the real motive। Provision was aimed at ensuring that vendors in which marketplaces, Amazon, etc., are having a stake do not sell the bulk of their items to a third party vendor who then goes on to sell those items on Amazon's marketplace। These rules were also designed to ensure that e-commerce marketplaces themselves did not influence the prices of the products on sale by providing deep discounts। डीप डिस्काउंट्स प्रोवाइड करने से हुआ क्या, जो हमारे ऑफलाइन सेलर्स हैं, बुक सेलर्स हैं या फिर मोबाइल सेलर्स हैं, उनकी दुकानें हो जाएंगी बंद, और जैसे उबर ने हमें लूटा, फिर बाद में Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे, वॉलमार्ट, यही 4 नाम रह जाएंगे। ऑफलाइन मार्केट में प्रोडक्ट्स जो आप खरीदना चाहोगे वो मिलेंगे नहीं, राइट? तो दिस इज द रीजन। नाउ traders bodies such as Confederation of All India Traders have repeatedly approached the government over the past year complaining about how e-commerce firms had been allegedly still violating the rules even after clarification। Now Saudi Russia pushed through deeper oil cuts। oil and petroleum exporting countries जो हैं, oil and petroleum exporting countries, what are they doing? Oil and petroleum exporting कंट्रीज जो हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया एटसेट्रा, जानबूझ के अपना ओपेक कंट्रीज अपना प्रोडक्शन कम करेंगी, ताकि अगर ये इंडिया है तो इंडिया को महंगे में बेच सके। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी चाइना और इंडिया से, तो क्या होगा, प्राइस राइज करेगा। प्राइस विल राइज, तो हमें ज़्यादा डॉलर्स इनको देने पड़ेंगे। इसीलिए अभी रशिया और सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड किया है कि 40% कटौती करेंगी, 40% कट किया जाएगा अपनी प्रोडक्शन में। सऊदी अरेबिया एंड रशिया spearheaded a deal in which OPEC and its allies committed to some of the deepest oil output cuts this decade, aiming to avert the oversupply and support prices को बढ़ाने के लिए। The group of more than 20 producers of oil, crude oil, agreed to an extra 5 lakh barrels per day in cuts for the first quarter of 2020, taking the total to 1.7 million barrels a day or 1.7% of global demand। Brent oil
rose 2% to more than $64 a barrel after Saudi energy minister said effective cuts could be as much as 2.1 million BPD as Saudi would carry on cutting more than its quota. OPEC, oil and petroleum exporting countries and allied producers, so called, and allied producers को मिला के ये बन जाता है OPEC plus, pump more than 40% of the world's oil supply. OPEC plus किसे कहते हैं हम, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा नोट कर लेना. OPEC plus refers to OPEC's cooperation with non-OPEC producers, oil producers, to effect the production cuts. In an attempt to cut production and raise oil prices, OPEC came together and agreed on a production cut where each member country would cut production. इसी से पहले कुछ और इन्होंने किया था. इन्होंने OPEC कंट्रीज ने चाइना और इंडिया पे एक एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करने के लिए क्या किया, बिकॉज चाइना एंड इंडिया आर दी लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इनके ऊपर ये नॉर्म लगाया गया, इनको एशियन प्रीमियम देना पड़ेगा. एशियन प्रीमियम क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रीज ओपेक कंट्रीज से सबसे ज़्यादा तेल खरीदती हैं. एशियन प्रीमियम यानी कि अगर मैं आपसे कुछ सबसे ज़्यादा खरीदूं, अगर आप कुछ भी चीज़ मेरे से ज़्यादा मात्रा में खरीदोगे, ज़्यादा अमाउंट में खरीदोगे, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म उल्टा है. क्या उल्टा है, एशियन प्रीमियम पे करना पड़ेगा इन दोनों कंट्रीज को, क्योंकि ये ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं. इसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोपोली. जैसे हमने अभी मोनोसोनी समझा, तो ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज विच कंट्रोल द प्राइस और फिर बाद में ज्यादा प्राइस मांगती है, तो उसे क्या बोला जाता है, ओलिगोपोली और ओलिगोपोलिस्टिक प्राइसिंग. क्लियर. नाउ दिस इज देयर. नाउ कमिंग हियर, ये चीज कवर हो गई हमारी. ओपेक, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे. आई एम I'm getting aside, you can take the screenshot. Organization has total of 15 member countries. Current OPEC members are Algeria, Angola, Ecuador, Equatorial Guinea, Gabon. Iran is also a member, even though Iran और Saudi Arabia की नहीं बनती आपस में, right? OPEC जो है ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, that was first established in Baghdad, Iraq in 1961. OPEC is one of the most powerful international organizations in the world and was a major player in the shift towards state control over natural resources. Indonesia is a former member. Indonesia was earlier a member, but now it is not a member. And Qatar is no longer the member of OPEC starting from 1st January 2019. कतर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो कि एक और ग्रुपिंग है, उससे भी एक्सट्रेडाइट कर दिया गया था, उससे भी निकाल दिया गया था, राइट. सेंटर ऑब्जेक्ट्स टू उत्तराखंड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट. अब यहाँ पे क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज ऑब्जेक्टेड टू एन उत्तराखंड गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन डिफाइनिंग द टर्म फॉरेस्ट. In a notification on November 21, Uttarakhand government said that in areas recorded as deemed forest or assumed to be forest, only tracts which are 10 hectares and more and having a canopy density. Canopy density होता है, canopy density अगर समझाना हो तो canopy density is something like these are the trees. तो ये trees की जो परछाई है, ये density पूरा एरिया जो फॉरेस्ट का अगर है 10 हेक्टेयर्स में से 6 हेक्टेयर्स एरिया अगर कवर कर लेती है, बाकी के एरिया में सनलाइट आ सकती है. लेकिन अगर यहाँ सब जगह ट्रीज हैं तो कैनोपी डेंसिटी कुछ इस तरह होनी चाहिए कि ये 60% एरिया ओवरऑल कवर कर ले, 40% एरिया ना कवर करे. कैनोपी डेंसिटी अगर कम है तो उसे डीम्ड फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा. जितनी ज़्यादा डेंसिटी है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है बायोडाइवर्सिटी के लिए. क्लियर. तो लैंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वुड बी आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, राइट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया. However, land recorded in the government records as revenue land could potentially be influenced by this definition of deemed forest. Land recorded in government records as revenue land. Revenue land जिस land को कह दिया could potentially be influenced by this definition of deemed forest. Ministry of Environment, Forest Conservation Division said that the Uttarakhand order was in contravention of Supreme Court's order. Ministry of, अब उत्तराखंड की डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है सेंटर द्वारा, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट एरियाज
in any government records, चाहे वो revenue land हो, reserved land हो, protected land हो, right? The state should not issue any communication that is violative of any order passed by the Supreme Court. Supreme Court ने ये कहा था कि Forest Conservation Act 1980 के तहत सिर्फ रिजर्व्ड फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि कोई भी फॉरेस्ट है, रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहां पे कि ये नॉर्म अप्लाई होता है तो उसको फॉरेस्ट माना जाएगा. अब दिक्कत क्या हुई है, डीम्ड फॉरेस्ट which comprise about 1% of India's forest land are a controversial subject as they refer to land tracts that appear to be the forest but have not been notified so by the government in the historical records. By the government or in the historical records. तो अगर ये डीम्ड फॉरेस्ट हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो है नहीं, अब उत्तराखंड क्या कर रहा है, इनको डाइल्यूट करके इंडस्ट्री को लैंड देने में आसानी रहेगी. एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कहा है कि उत्तराखंड क्राइटेरिया पेव्स द वे फॉर लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू बी कैप्चर्ड बाय बिल्डर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स. यानी कि कैनोपी एरिया कम कर दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि ये भी एक फॉरेस्ट तो है ही, तो कैनोपी एरिया कम करने में आसानी होगी. डेंस फॉरेस्ट को नॉन डेंस करके भी उसे फॉरेस्ट तो माना ही जाएगा, इवन दो डीम्ड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा दे दिया जाएगा. दूसरा पहलू क्या है, अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज डीम्ड फॉरेस्ट land can easily be acquired, can relatively be acquired easier in a manner which is easier than acquisition of reserved land. reserved land तो हम acquire ही नहीं कर सकते, reserved forest land acquire करना बहुत मुश्किल है. deemed forest का दर्जा दे के उसको acquire करने की कोशिश करी जा रही है industrial purposes के लिए, right? अब ये एक बार देख लेना, प्रीलिम्स के लिए ऑल लैंड्स विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड अबव, उसे वेरी गुड या फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट कहेंगे. ऑल लैंड्स विद द ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 40% एंड मोर बट लेस देन 70%, मॉडरेटली डेंस. ओपन फॉरेस्ट, ऑल लैंड्स विद अ कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10% एंड मोर बट लेस देन 40% ओपन, 10 to 40, राइट? यहाँ पे 40 to 70, यहाँ पे अबव 70, क्लियर? यहाँ पे 40 to 70. नॉन फॉरेस्ट लैंड नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव क्लासेस, तो उसको डीम्ड फॉरेस्ट, इस वाले फॉरेस्ट को डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा देके डाइल्यूट करने की कोशिश करी जा रही है. इंडियन एक्सप्रेस ने ये एक्सप्लेन किया है, रेप विक्टिम, जो रेप एक्यूज्ड हैं, उनका जो एनकाउंटर किया गया है चारों का, पुलिस हैव सेड दैट दे किल्ड द 4 एक्यूज्ड इन द रेप मर्डर केस बिकॉज दे अटैक्ड द पुलिस. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ पुलिस शूट अ सस्पेक्ट? In a note sent to all the states and UTs in 1997, chairperson of NHRC, the then chairperson Mr. Venkat Chalia, said that there were only 2 situations in which the police could act with lethal force. Police could fire at the criminals. Any killing carried out under circumstances outside the scope of these 2 situations would amount to the offence of culpable homicide. यानी कि जानबूझ के किसी की हत्या करना, पुलिस पे आरोप लगाए जा सकते हैं, whether amounting to the offence of murder or not, unless it is proved that such killing was not an offence under the law. Under the scheme of criminal law prevailing in India, it would not be an offence, Venkat Chalia Commission ने ये कहा, if the death is caused in the exercise of right to private defence. अगर मैं अपना डिफेंस करने के चलते किसी की जान ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, right? This is what the Hyderabad Police Commissioner has claimed in the defense of police action. In most cases of encounters across India, police take this plea. But आगे कुछ टेक्निकल नॉर्म्स हैं कि गोली जो है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पे मारी जा सकती थी, चेस्ट पे क्यों या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे क्यों शूट किया, ये सब चीज़ें हैं. ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई पुलिस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है तो किसी को भी, जैसे अगर किसी ने माहौल ठीक है मूवी देखी हो पंजाबी में, तो उस मूवी में क्या किया होता है कि किसी और को पकड़ के किसी और को क्रिमिनल बना के केस को सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है ताकि पुलिस के जो डीजीपी हैं या कमिश्नर हैं उनका तबादला ना हो जाए. आरुषि हेमराज मर्डर केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, केस इतना जटिल हो गया कि आज तक सॉल्व नहीं हुआ, राइट? तो ये सब चीज़ें करी जाती है. अब क्या सच है ये तो फिर भगवान ही जाने, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के ऊपर प्रेशर था, जनता का जो एंगर है उसके चलते काफ़ी सारे लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा था कि ऑल 4 एक्यूज्ड किल्ड और ऑल 4 क्रिमिनल किल. अब ये पता नहीं कि वो क्रिमिनल्स थे या वो एक्यूज थे या वही दोषी थे उसमें, ये तो पुलिस को ही पता, राइट? नाउ कमिंग हियर, द सेकंड प्रोविजन अंडर विच द पुलिस ऑफिसर कैन जस्टिफाई द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ
another person is section 46 of CRPC. The NHRC circular said provision, this section 46 authorizes the police to use force extending up to the causing of death as may be necessary to arrest the person accused of an offence punishable with death or imprisonment for life. अगर कोई पर्सन कोई ऐसा ऑफेंस कर चुका है, पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, देखो कन्विक्ट नहीं है यहाँ पे, आरोपी है, दोषी नहीं पाया गया अभी, उसको भी मारा जा सकता है, ये हमारे लॉ में प्रावधान है. Whether causing of death in encounter in a particular case was justified as falling under any one of the two conditions can only be ascertained by proper investigation and not otherwise. Now, section 46 of CRPC 1973 reads as follows: in making an arrest, police officer or other person making the same arrest shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action. Right? तो ये टेक्निकल प्रोविजंस है, हमने ये दो चीजें समझी यहाँ पे. इफ सच पर्सन फॉर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, अगर वो भागना चाहे या भागने की कोशिश कर रहा हो फोर्सिबली, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट. तो पूरी ब्लेटेंट पावर्स पुलिस को हैं, लेकिन मूड क्वेश्चन इज सोसाइटीज. देखो एक जो घटना हुई रेप की, वो बहुत ही शौकजनक है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है, वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, बट सोसाइटीज क्राई फॉर जस्टिस, जनता की जस्टिस के लिए जो चीख है, उसके चलते यदि पुलिस इस हद तक हो जाए कि कई बार प्रेशर के अंडर 4 एक्यूज्ड जो है उन्हें एक्यूज्ड बनाए गए या वाकई वो एक्यूज थे, फेक एनकाउंटर था, ये सब क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है ऐसे केसेस में जब कोई क्रिमिनल्स ट्रेस नहीं किए जाते तो 24 घंटे के अंदर क्रिमिनल्स पैदा हो जाते हैं और मिल भी जाते हैं और मर भी जाते हैं. राइट, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे. इसीलिए इसी से रिलेटेड एक बात भी करी गई, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर और ब्लेटेंट यूज ऑफ पुलिस को कम करने के लिए. ये कन्वेंशन इंडिया ने साइन कर रखा है लेकिन रैटिफाई अभी नहीं किया है. नाउ इंडियन एक्सप्रेस, एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एनकाउंटर किलिंग्स पे, ये सब चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस से हैं. इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या एनकाउंटर किलिंग्स have been a contested and divisive police procedure for decades. This is what NHRC and Supreme Court have said on proper procedures to be followed during such action. NHRC ने सभी स्टेट से ये कहा है to ensure that police follow a set of guidelines in cases where death is caused in police encounters. शहाबुद्दीन मर्डर केस और ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी भी. When the in charge of a police station receives information about the deaths in an encounter between police party and others, he shall enter that information in the appropriate register. Information as received shall be regarded as sufficient to suspect the commission of a cognizable offense. तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ये टेक्निकल, तो I give you enough time to take a screenshot of it. Quickly you can read it क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का ज़्यादा नहीं है. Coming to this one, you can take a screenshot of this one also. Then coming to this one, third one, right? In People's Union for Civil Liberties and another versus State of Maharashtra, a bench issued the detailed 16-point procedure to be followed in matters of investigating police encounters in the cases of death as the standard procedure for thorough, effective and independent investigation. Now, some of these directives were: whenever the police is in receipt of any intelligence or tip-off regarding the criminal movement or activities pertaining to the commission of grave criminal offence, police, it shall be reduced into writing. Police shall write it down in some form, preferably into the case diary or in some electronic form. तो ये सारा डिटेल्ड प्रोसीजर है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था. तो दिस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू माय करंट अफेयर्स मैगजीन ऑल्सो. जितना पढ़ना है उतना इसमें इनकॉर्पोरेट करा गया. मैजिस्टीरियल इंक्वायरी करवाई जाएगी कि क्या फेक एनकाउंटर था या नहीं था, ये सब चीज़ें होंगी इस केस में. नाउ क्वेश्चन, इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ रेप क्राइम इज नॉट नेसेसरली ड्यू टू लेकुने इन लॉ बट ड्यू टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. क्रिटिकली एग्जामिन. जस्टिस JS वर्मा कमेटी रिकमेंडेशंस हमने देखी 2013 के निर्भया रेप केस के बाद. उन लॉज को क्या प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है. मूड क्वेश्चन ये है कि हमें यूथ को एजुकेट करने की ज़रूरत है, बट दिक्कत ये है कि क्या एजुकेटेड यूथ भी, क्या रेप के केसेस उनके खिलाफ भी नहीं लग रहे,
या वो भी रेप के जिम्मेदार नहीं ठहराए जा रहे, हो रहा है ये सब, राइट। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? मॉरल डिग्रेडेशन या मॉरल डिटेरियोरेशन ऑफ सोसाइटी में बी, और ग्लोबलाइजेशन ऑफ एथिक्स, ये सब चीजें हो रही हैं, राइट। नाउ ऑटो पार्ट यूनिट्स शेड 1 लाख कैजुअल जॉब्स. About 1 lakh temporary workers in the auto component sector lost their jobs between October 2018 and July 2019 due to the slump in the auto industry. Auto Components Manufacturers Association ने ये कहा है 1 लाख लोगों की छटनी करी गई इस केस में। अब दिक्कत क्या हुई है? सरकार ने खुद कुछ सिचुएशन को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करा है, खुद सिचुएशन क्रिएट करी गई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्राइसिस हो। पहला, हायर जीएसटी रेट। 30 अगस्त को ये बोला गया कि जीएसटी रेट कम करा जाएगा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। ये न्यूज उड़ती खबर, कुछ रूमर्स वर देयर। फाइनली जो मीटिंग हुई सितंबर 18 को, उसमें ये कहा गया जीएसटी जो कार्स पे है वो 18% रहेगा, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा। फिर सरकार ने क्या किया? भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लगाए इंडस्ट्री पे, जिसमें कि इंजन से जो एमिशन नॉर्म्स हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन एमिट नहीं हो हमारी कारों के इंजन से, उसके लिए भारत से 6 नॉर्म्स में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही थी कि सरकार की तरफ से न्यूज़ आया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शुड नॉट परचेज डीजल व्हीकल्स, और पेट्रोल व्हीकल्स के बारे में भी कहा गया। फिर इंडस्ट्री में पैनिक ये आया कि क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाना शुरू करें। ऊपर से अगर आप भारत से 6 नॉर्म्स लगा रहे हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेके आ रहे हो, तो इंडस्ट्री के लिए तो पैनिक सिचुएशन हो जाएगा। इंडस्ट्री ने कारें बनाना बंद कर दिया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। पीपल स्टॉप बाइंग डीजल एंड पेट्रोल कार्स बिकॉज गवर्नमेंट अगर अपने एम्प्लॉयज को ये कह रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फिलिप देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ही ये कहा गया कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को परचेज करना बंद कर दो ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बिकने लगें और पोल्यूशन कम हो। लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि लोगों ने, आम जनता ने व्हीकल्स खरीदना बंद कर दिया। तीसरे वे में कैसे कार का टायर या ऑटोमोबाइल सेक्टर का टायर पंचर किया गया? बायोफ्यूल्स पॉलिसी नॉर्म्स, ऑटो में ये जो पेट्रोल कंपनीज है, भारत पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इनको ब्लेंडिंग नॉर्म्स लगाने को अगर हम कहते हैं तो इनडायरेक्टली पेट्रोल का कॉस्ट या फिर इंजन का कॉस्ट, जो इंजन कंप्लायंट बनाया जाएगा वो भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिली। 18% जीएसटी में कटौती करने को कहा गया कि कारों में 28% जीएसटी लगता है, माफ़ कीजिएगा। ये कहा गया कि कारों के ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाए, लेकिन वो भी सरकार ने नहीं किया। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए की नैनो कार लेते हो तो वो 1,28,000 की हो जाती है, राइट। तो 28,000 की जगह 18,000 टैक्स लगाने को कहा गया, लेकिन सरकार ने जीएसटी काउंसिल में आप देख ही रहे हो कि जीएसटी के रेवेन्यू जो कलेक्शंस हैं वो भी कम हो रही हैं। सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है तो सरकार ने सोचा कि हम ये नहीं कर सकते। देन भारत से 6 नॉर्म्स में 1.5 लाख करोड़ इंडस्ट्री जो है इन्वेस्ट करेगी, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेनिटी है कि क्या गवर्नमेंट आगे पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स कंटिन्यू करने देगी। ये सब चीज़ों के चलते टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ की तो जो छुट्टी हुई सो हुई, बाकी एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट आने लगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगी। कंसिडरिंग दैट द ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री ग्रोज ऑन द बैक ऑफ व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री जो है, जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है, वो तभी आगे बढ़ती है जब व्हीकल इंडस्ट्री जो नई सेल हो रही है तभी। तो कट इन दी व्हीकल प्रोडक्शन हैज एडवर्सली impacted the auto components industry's performance and investments. The second half of 2018-19 saw a significant slump in vehicle sales that continued well into the first half of 2019. The component industry in tandem posted somewhat subdued performance with degrowth of or लोअर ग्रोथ ऑफ 10.1%। तो बाकी सब फैक्ट्स हैं, मैंने रीजंस बता दिए। अब सरकार को इसको रिवाइव करने के लिए ये करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने क्या किया कि अगर एक कोई बिजनेस कंपनी 15% अगर कोई कार लेती है कंपनी, तो या कोई ट्रक लेती है या कोई भी ऐसा ऑटो व्हीकल लेती है, तो उनको 15% डेप्रिसिएशन मिलता है, जो कि एक टैक्स में रियायत रहता है, टैक्स कंसेशन काइंड ऑफ। ये क्या है? एडमिसिबल एक्सपेंडिचर है। अगर कोई कंपनी 10 लाख का ट्रक लेती है तो उसकी इनकम में से, मान लो कि कंपनी की इनकम 4 करोड़ रुपीस है, प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट में से 1.5 लाख रुपए, 10 लाख के ट्रक पे 15%, यानी कि 1.5 लाख रुपए उस कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे। अगर कंपनी ऐसे 10 ट्रक लेती है तो 15 लाख रुपए कंपनी के टैक्स में से माइनस हो जाएंगे। कंपनी को फिर 3.85 करोड़ रुपीस टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ 15% ऑर्डिनरीली था। सरकार ने
30 अगस्त को ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ बूस्ट देने के लिए ये किया कि इस साल जो नई कारें खरीदी जाएंगी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक उन पे 30% डेप्रिसिएशन मिलेगा। यानी कि अगर कोई कंपनी 10 लाख का ट्रक लेती है तो उसकी इनकम में से 3 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। अगर कोई कंपनी ऐसे 10 ट्रक ले लेती है तो उसकी इनकम में से 10 लाख वाले 10 ट्रक लेने की वजह से कंपनी की इनकम में से 30 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। यानी कि कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कितने पे करना पड़ेगा, 3,70,00,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बूस्ट देने के लिए किया गया, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला नहीं डिमांड में। एग्जिस्टिंग एंटी वेनम थेरेपी फॉर स्नेक बाइट इनएफिशिएंट। IISC का ये कहना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर का, कि जो अभी जहरीली सांप के डसे जहर को निकालने के लिए जो एंटी वेनम थेरेपी है वो इनएफिशिएंट है। एनुअली अबाउट 46,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट्स and another 1,40,000 are disabled in the country because of snake bites. Study was conducted by scientists from IISC Bangalore in collaboration with Gary Martin Project and Madras Crocodile Bank Trust and Center for Herpetology. Herpetology मतलब सांपों की स्टडी और ये सब। Now ये स्टडी की कुछ फाइंडिंग्स हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हर साल 50,000 लोग, लगभग 40 से 50,000 लोग स्नेक बाइट की वजह से मारे जाते हैं इंडिया में। However, in addition to this, India is home to many other species of venomous snakes that have the potential to inflict deadly and even fatal bites. About 60 of the 270 species of snakes are considered medically important. तो ये सब चीजें हैं। The only scientifically validated treatment for snake bites is the use of anti-venom, for which manufacturing protocols have remained unchanged for over a century. In India, a polyvalent antivenom is produced against the so-called big four snakes: the spectacled cobra, यानी कि चश्मे वाला कोबरा, then common krait, then Russell's viper and saw-scaled viper. ये सब चीजें हैं। Now coming here, this was all in today's daily news analysis. There is one more news. 4 fresh review pleas have been filed in Ayodhya case. Just awareness is needed about this. क्या हुआ था इस केस में, हमने अयोध्या डिस्प्यूट बहुत अच्छे से स्टडी किया है। इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब हम सिर्फ इनको जान लें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। बाकी सब कुछ चीज़ें हमें इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। वर्डिक्ट क्या था ये हम ऑलरेडी इस डीएनए के बैकलॉग में पिछले कुछ वीडियोज़ में स्टडी कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आर्टिकल 142 पे स्पेशल इंपॉर्टेंस दें। आर्टिकल 142 पे भी हमने डिस्कशन करा था। आपसे रिक्वेस्ट ये है एक और कि इन डीएनए वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट में से 1 बाय 1 आप ये वीडियोस कवर कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप अनअकैडमी की इस यूपीएससी लाइव चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। नाउ वोडाफोन आइडिया में हैंगअप। बिरला का ये कहना है, बिरला जो कि आइडिया कंपनी के ऑनर हैं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इंडियाज 3rd लार्जेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, will shut down if the government does not provide relief on liabilities that Vodafone Idea faces on the account of past statutory dues. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया था कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है AGR का फॉर्मूला इन लोगों ने चेंज कर दिया था। यानी कि कंपनीज को क्या कहा जा रहा है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज 7% इन कंपनीज को गवर्नमेंट को देना होता है लाइसेंस फी के रूप में, गवर्नमेंट लाइसेंस फी। लेकिन इन कंपनीज ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को कम करने के लिए क्या किया, डीलर्स के जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिए जाते हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाकर डीलर्स को एक्स्ट्रा मार्जिन दिए गए ताकि डीलर्स कंपनीज के साथ में जुड़े रहें। तो ये तो गुडविल बिल्डिंग एक्टिविटी है। ये तो वो है कि जो आप लॉन्ग टर्म में जिसके बेनिफिट्स लेने जा रहे हो, लेकिन अगर आप इसे एनुअल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में से माइनस कर देते हो, यानी कि आप सरकार का प्रॉफिट कम कर रहे हो, क्योंकि आप इस प्रॉफिट जो कम कर रहे हो इसको माइनस करके उसका 7% सरकार को दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नाजायज खर्चे लगाए जाते हैं इनको खर्चे पानी को कम करो। इसी वजह से वोडाफोन और आइडिया को 1,17,000 करोड़ रुपीस सरकार को और ज़्यादा देने पड़ेंगे और इस पे 1,17,000 करोड़ रुपीस का डेट है। और क्या है कि कंपनी को जो सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा देना पड़ेगा, उस वजह से ये कहा जा रहा है कि कंपनी शायद दिवालिया हो सकती है। यानी कि मिस्टर बिरला ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी राहत दो, नहीं तो हम
बैंकरप्सी फाइल कर देंगे। एक वजह से सरकार को ब्लैकमेल करना है। अगर ये कंपनी बैंकरप्ट होगी तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी इसमें नुकसान हो सकता है, ये कह के गवर्नमेंट से कंसेशंस लेने की बात करी जा रही है। Bharti Airtel, Vodafone Idea and other telecom players have to pay as much as 1,47,000 lakh crore rupees in telecom license fee and spectrum usage charges together with interest and penalty for past 14 years. इसका इन्हें नुकसान हो सकता है। और ये बैंड जो बजा है, ये जो नुकसान हो रहा है वो बेसिकली एक और रीजन भी है कि जियो जो है अंडर प्राइसिंग कर रहा है अपने डेटा सर्विसेज की। तो इसीलिए बार बार TRAI से ये कहा गया कि आप जो है एक फ्लोर प्राइस डिटरमाइन करें जिसके बिलो ना जियो ना कोई और कंपनी फ्लोर प्राइस के बिलो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी। अब जियो तो मार्केट एक्वायर करने के लिए डिस्काउंट पे अपने फ्री कनेक्शंस और ये सब दे रहा है, लेकिन उस प्रोसेस में इन कंपनीज का नुकसान हो रहा है जो कि ऑलरेडी सरकार से, बैंकों से बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुकी है, राइट। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज टेलीकॉम सेक्टर, डिस्कस। Also suggest what needs to be done to overcome these challenges, right? So this was there. Exporters await clarity on levies. India's first time exporters and those from micro, small and medium enterprises have demanded new measures to boost exports. So they are awaiting clarity on the new export policy of government and remission of duties or taxes on export products. सरकार एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ वेवर्स देती है टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट गिव्स सम वेवर्स। वेवर्स क्या है, जो भी एक्सपोर्ट्स पे, यानी कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किया है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपीज का, प्लस 10 रुपीज मुझे लगा इनकम टैक्स, प्लस 15% मुझे लगा एक और 15 रुपीज कोई और स्टेट का टैक्स। अब इसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 125 रुपीज। सरकार ये 25 रुपीज रेमिट करेगी मेरे को, राइट। ये एक स्कीम लाई गई है। कौन सी स्कीम को रिप्लेस करके? पुरानी एक स्कीम थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एज अनाउंस्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एक्सपोर्टर्स का ये कहना है जो नई स्कीम है विल मोर देन एडिक्वेटली इंसेंटिवाइज द एक्सपोर्ट्स देन ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम्स पुट टुगेदर। सभी स्कीम्स को यदि मिला दें तो RODTEP स्कीम का ज्यादा फायदा होगा। एंड दे वर अवेटिंग द फाइन प्रिंट। Plastic exports from the MSME sector have also demanded clarity on MEIS for certain categories of products that overlap between plastics and textiles. Since MEIS on the textile sector has been stopped, exporters who deal in both plastics, chemicals and textiles are facing problems in terms of getting refunds and incentives. MSME exporters are concerned about existing export incentives and recent trade remedy measures initiated on import of basic inputs. So all these things are there, right? तो RODTEP स्कीम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। गवर्नमेंट हैज introduced this new scheme to replace existing merchandise exports from India scheme and create a fully automated route for input tax credit. क्योंकि GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अलग अलग स्कीम्स थी तो उनसे इनपुट टैक्सेस का, जो मैंने ये दो टैक्सेस बताए, 10 रुपीज प्लस 15 रुपीज, 10 रुपीज गवर्नमेंट वापस देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट वापस देगी और 15 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट देगी, लेकिन कब देगी उसका नहीं पता। अब जो MSME एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए हर 100 रुपए के लिए ये 10 रुपए यदि ब्लॉक करने पड़ेंगे तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट है, ब्याज की लागत बढ़ जाती है। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो मार्जिन कम हो जाता है। ऑलरेडी इतने ज़्यादा टफ कंपटीशन में अगर बैंक्स को 11% वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देना पड़े तो ये दिक्कत का काम है। इसीलिए ये स्कीम लाई गई है। विल बी मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। Scheme provides an additional export credit of up to rupees 68,000 crore and projected foregone revenue will be up to rupees 50,000 करोड़। यानी कि सरकार ये 50,000 करोड़ यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी, लेकिन सरकार ये नहीं करेगी ताकि इन एक्सपोर्टर्स को फायदा मिल सके। अगर एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा तो इंडिया में क्या आएंगे, डॉलर्स। इंडिया में डॉलर्स आएंगे तो इंडिया के रुपये की वैल्यू जो है इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथन होगी, जिससे हमारे फ्यूचर में डॉलर्स हमें अपने क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के लिए कम देने पड़ेंगे। इसीलिए सरकार थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के ऐसी स्कीम्स लेके आती है। तो कुछ और अनाउंसमेंट्स भी करी गई थी
कि RODTEP स्कीम जो 1 जनवरी 2020 से लागू होने जा रही है, to create a fully automated procedure for ITC in GST to avoid double taxation. Privileged textile and other export sectors that are applicable for incentive of up to 2% of MIES shall be replaced with RODTEP scheme. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसके लिए 1700 करोड़ रुपए एलोकेट करे हैं टू प्रोवाइड हायर इंश्योरेंस कवर थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन टू इंक्रीज द लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द बैंक्स। अब अगर सरकार एक्सपोर्ट, जैसे नीरव मोदी ने डायमंड्स एक्सपोर्ट किए, ना नीरव मोदी आया ना डायमंड आए, तो इसी के लिए एक्सपोर्ट्स जो है हाईली रिस्की बिजनेस होता है बैंक्स के लिए। यदि बैंक्स एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट देते हैं तो बैंक्स को डर लगता है, इसलिए बैंक्स क्रेडिट ही नहीं देते। अब इसीलिए सरकार ने क्या करा, 1700 करोड़ रुपए 1700 करोड़ रुपीस एलोकेट करे हैं ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको लोन लेना है बैंक से, तो बैंक को कोई हिचकिचाहट, बैंक को कोई हेजिटेशन उस लोन देने में ना हो, तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जो है एग्जिम बैंक या बाकी सब कंपनीज इसको इंश्योर करेंगी, ये जो लोन दिया जा रहा है एक्सपोर्टर को बैंक के द्वारा। तो ये सब था आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।